नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कब तक आप टीवी अखबार देखेंगे? आज की दो बड़ी खबरें हैं जो मैं बताना चाहता हूं और खासकर मुस्लिम समाज को बताना चाहता हूं कि कब तक आप अपने हक अधिकार की बात नहीं जानेंगे। क्या इस देश के मुसलमान नहीं चाहते कि वो जज बने, कलेक्टर बने, आईएएस बने, मंत्री बने, राज्यपाल बने, गवर्नर बने? आप सोचिए, जिस मुसलमान की आबादी इस देश में 20% है, वो आज भारत के किसी भी राज्य में चीफ मिनिस्टर नहीं है। भारत सरकार में एक दो लोग पंगु मंत्री हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। आज मंडल कमीशन के जन्मदाता बीपी मंडल साहब का जन्मदिन है, लेकिन आपको तो नहीं पता है। मंडल साहब के रिकमेंडेशन के बाद इस देश के 90% जितने मुसलमान हैं, उसके 90% जो मुसलमान हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनको रिजर्वेशन मिलता है। आपको रिजर्वेशन मिलता है और उसी की लड़ाई चल रही है कि जातीय जनगणना की जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं, ब्राह्मण कितने हैं, राजपूत कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, कोयरी कितने हैं, कुशवाहा कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने, ताकि उसको उसकी संख्या में अधिकार दिए जाए। लेकिन इस देश का वो तबका जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, 90% संसाधन पर जिनका कब्जा है, वो नहीं चाहते कि जनगणना हो। रवीश कुमार ने एक बढ़िया लेख लिखा है, कल जिस तरह से खिंचाई हुई थी उनके पत्रकार संकेत उपाध्याय की, उसके बाद उन्होंने पिकेटी जो कि पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उनके हवाले से डाटा दिया है कि किस जाति के लोगों ने यहां कितना कब्जा कर रखा है। ये तो जनगणना के बगैर ये डाटा है, इस पर ही बात करूंगा। और वही दूसरी बड़ी खबर है बहुजनों के लिहाज से, गेल ओम्बेट अमेरिका में जन्मी एक महिला भारत आती हैं और जब वो सावित्रीबाई फुले की किताब पढ़ती हैं, कविताएं पढ़ती हैं, फुले पेरियार अंबेडकर को जानती हैं, तो वो यहीं की रह जाती हैं और ताउम्र एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए काम करती हैं। आज उनका परिनिर्वाण हो गया। लेकिन ये दोनों खबर आपको टीवी अखबार में नहीं मिलेगा। कल मैं राहुल गांधी से मैंने एक आरक्षण पर सवाल पूछा। राहुल गांधी भी निजीकरण के पक्ष में है, उसने बोल दिया कि मैं निजीकरण के पक्ष में। अब आपको सोचना है, रेल, सेल, गेल, वेल सारी कंपनियां बेची जा रही है, कहीं कोई नौकरी नहीं है। और मोदी जी अब सोना जो खरीदेंगे ना, वो भी सरकार को पता होगा कि यूनिक आईडी होगा। आपके जो फ्लैट दुकान है ना, उसका भी यूनिक आईडी होगा। अब मुझे मोदी जी सही में पसंद आने लगे हैं। इस देश में बंच ऑफ थॉट्स अब लागू होगा, जिसमें गुरु गोलवलकर ने कहा है कि अगर दुनिया में, अगर देश पर कब्जा करना है, डिक्टेटरशिप करना है, तो 5 लोगों के मुट्ठी में सारी ताकत आनी चाहिए और यही होने जा रहा है। तो इस खबर पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले दिलीप मंडल की खबर। यूपी, मध्य प्रदेश में, यूपी में कहीं भी मुसलमानों पर भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का तोहमत लगा दिया जाता है। दिलीप मंडल लिखते हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए मिश्रा और तिवारी से लेकर अग्रवाल और गुप्ता तक तमाम अफसर सवर्ण हैं। देश का पैसा लेकर विदेश भागने वाले कारोबारी सवर्ण हैं। बैंकों का पैसा लूटने वाले सारे बैंक चेयरमैन सवर्ण हैं। क्या इस आधार पर सवर्णों की देशभक्ति संदिग्ध नहीं मानी जानी चाहिए? गोदी मीडिया को देखने से अच्छा कि डिस्कवरी चैनल देखा जाए, क्योंकि जब सुअर ही देखना है तो जंगली देखो गटर वाला क्यों। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मैं इस पर बात करूंगा क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी से जुड़ी है। हम इनको कास्ट सेंसर और नीट को कैसे समझाएं? वैसे हमें उम्मीद है कि ऐसा दिन जरूर आएगा जब इस परिवार को हमें समझा पाएंगे कि तुम दिमागी रूप से गुलाम हो। सोचिए, आज बीपी मंडल साहब की जयंती है, लेकिन कहीं मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। सोशल मीडिया पर पहले कुछ वायरल हो रहा है, वो देखिए, मोदी, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। ये वो आदमी कह रहा था जो उसको प्रधानमंत्री बनना था और प्रधानमंत्री बनते ही हाईवे, रेल, कंपनी, स्टेडियम सबको बेच दिया गया है। अरे 40 साल के लिए या 100 साल के लिए लीज पर दे रहे हो। आप फ्लैट खरीदते हो तो 100 साल के लिए ही ना, 50 साल के लिए ना। 50 साल बाद क्या होगा कौन जानता है। तो अभी तो उसकी हो गई ना, और उससे भी ज्यादा। ये देखिए, ये है मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी रही और अब सांसद हैं। ये कह रही हैं कि पेट्रोल महंगाई जो है वो कांग्रेस की देन है। ये फितूर है। ये भी 5 सेकंड का बाइट देखिए जो बहुत वायरल है। जो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है। और ये देखिए, ये है श्री 108 श्री रविशंकर। ये कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
लेकिन इसको कोई राष्ट्रद्रोही नहीं कहेगा। वहां 2 ओबीसी है, SC ST कोई नहीं है। एनडीटीवी का डर, एनडीटीवी में 2 ओबीसी को नौकरी मिली हुई है, वो भी डर से बेचारा कुछ नहीं बोलता होगा। बाकी एनडीटीवी जैसे पत्रकार मीडिया हाउस में भी एक भी SC ST नहीं है। और उसका एक पत्रकार है सोहित मिश्रा, वो कहता है कि कॉलेज में वो पिछली सरकार के खिलाफ था और केजरीवाल के पक्षधर था और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। ये हर सवर्ण की सच्चाई है। पता नहीं इस देश के कौन लोग हैं जिनको लगता है कि सवर्ण गैर बीजेपी को वोट देगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, लेकिन ये तो सोशल मीडिया की खबरें थी जिससे बहुजनों का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं वो खबर बताऊंगा जो बहुजनों के लिए बहुत जरूरी है, और ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। भारत देश की महान लेखिका और रिसर्च स्कॉलर गेल ओम्बेट का आज 81 साल की उम्र में निधन हो गया। अमेरिका में जन्मी गेल ने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। अपने विचारों से, अपने शब्दों से उन्होंने साहित्य में श्रमिक वर्ग, गरीब महिलाओं के मुद्दे उठाए। गेल दलित लेखिका नहीं, सामाजिक वैज्ञानिक थी। उन्हें कोटि कोटि नमन। जितेंद्र कुमार लिखते हैं, भारत में दलित बहुजन नारीवाद आंदोलन की इतिहासकार, प्रखर चिंतक प्रोफेसर गेल ओम्बेट नहीं रही। आपने हमारे जैसे अनगिनत इंसानों को अपनी लेखनी एवं वैचारिकी से उद्वेलित किया, नमन। रंजन यादव लिखते हैं, पटना यूनिवर्सिटी में पहली बार मनीष के नेतृत्व में बीपी मंडल साहब की मूर्ति लगवाई गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 10 घंटे के अंदर मूर्ति हटाकर जगह को समतल कर दिया। इन्हें मूर्ति से डर लगता है, बिहार में मंडल की सरकार है। और कन्नौज, देश विरोधी नारेबाजी करने में भाजपा नेता समेत 5 गिरफ्तार। कन्नौज में जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे उसमें कुछ लोग बीजेपी के करता है और जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है। शोधकर्ता, लेखक और बहुजन आंदोलन की बौद्धिक आवाजों में से एक डॉक्टर गेल ओम्बेट का निधन बहुजन समाज के लिए बड़ी क्षति है। डॉक्टर ओम्बेट ने बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम जी के साथ भी मंच साझा कर बहुजन आवाज को बुलंद किया। एक पिक्चर डॉक्टर ओम्बेट के मान्यवर कांसीराम जी के साथ है। और सामाजिक न्याय आंदोलन के बड़े प्रेरक और बौद्धिक नेता बीपी मंडल साहब की आज जयंती है। तो ये सोशल मीडिया पर आज के लिए बहुजनों का है। और चौथी राम यादव ने लिखा है कि 2 अगस्त 1941 को अमेरिका के मिनीपोलिस मिनेसोटा शहर में जन्मी सुश्री गेल ओम्बेट ने कैलिफोर्निया स्थित बर्कले विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। और वो सावित्रीबाई फुले शोध के लिए भारत आई थी और वो यहीं की रह गई। और पिछड़ा वर्ग मंडल आयोग कमीशन से मुस्लिम पिछड़े भी शामिल हैं। सोचिए, मंडल कमीशन में 90% मुसलमान शामिल है, लेकिन आपको पता ही नहीं है और मीडिया बताने नहीं देगा, जो जाति जनगणना करने नहीं दे रहा है। और इसीलिए लगातार लिख रहे हैं लोग। और दिलीप मंडल ने जो एक लाइन लिखी है वो भी मैं आपको बता दूं, बौद्ध भारत के अनछुए पहलुओं को अंधेरे से खींच लाने वाली जाति विरोधी आंदोलन की घोर पैरोकार, सबाल्टर्न इतिहास की प्रमुख हस्ताक्षर, हाशिए की राजनीति की अचूक विश्लेषक, स्त्री मुद्दों की परफेक्ट प्रवक्ता और भारत की महान समाज शास्त्री गेल ओम्बेट का आज परिनिर्वाण हो गया। अलविदा गेल ओम्बेट। ये लिखा है राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। एक भाषा वैज्ञानिक कैसे उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। भारत में बहुजन, बौद्ध, श्रमिक और नारीवाद आंदोलन की इतिहास लेखक, हम सब की बेहद प्रिय, प्रखर चिंतक, ज्ञानवंत। तो ये थी गेल ओम्बेट, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा आपको। और महाराष्ट्र में जो 7 लोगों पर अत्याचार हुआ था दलित समाज पर, उसमें से लोगों की हालत खराब है। और किसी ने लिखा है कि तालिबान बिना परीक्षा डीएम नियुक्त कर रहा है। ये जालिम ने भी लेटरल एंट्री द्वारा हजारों IAS बनाए हैं। और बीपी मंडल ने मंडल कमीशन रिपोर्ट लिखकर बदल दी 60 करोड़ ओबीसी की तकदीर, जिसमें मुस्लिम, सिख, SC ST OBC माइनॉरिटी के सारे लोग हैं। और किसानों ने हरियाणा में जेल आंदोलन भरो का ऐलान कर दिया है। और अब देखिए, रवीश कुमार लिखते हैं, आज रवीश कुमार ने अपने 2014 के एक ब्लॉग का हवाला देते हुए जातिगत जनगणना की वकालत की है। कल बहुत खिंचाई हुई थी। इसका संदर्भ उन्होंने अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी की किताब को उद्धृत करते हुए दिया है। ब्लॉग लंबा चौड़ा है, इसलिए जो उसे नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए पिकेटी की किताब पर एक भारतीय शोधकर्ता नितिन कुमार द्वारा 2012 में किए गए शोध से निष्कर्ष है। 2012 में स्कूल पेरिस ऑफ इकोनॉमिक्स के नितिन कुमार ने थॉमस पिकेटी के निर्देशन में भारतीय समाज के जातीय समीकरण और धन बंटवारे पर एक शोध किया था। यह शोध दुनिया भर में धन के असमान वितरण और उसके सामाजिक सरोकार पर पड़ने वाले असर का हिस्सा था। 2012 के इस शोध के अनुसार भारत में शिखर के 10% अमीर लोगों ने देश के 68% संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, जिसमें बहुसंख्यक अग्री जातियां हैं। 1985 में यह आंकड़ा 74 था। अपनी कुल आबादी के 57% कायस्थ, 50% ब्राह्मण, 44% बनिए, 31% राजपूत सर्वाधिक अमीरों में शुमार हैं।
देश के संपन्नतम 10% लोगों में पिछड़ी जातियों की कुल आबादी मात्र 17%, अनुसूचित जातियों का 10% और अनुसूचित जनजातियों का 5% है। इसीलिए देश के 68% धन इस परम देशभक्त लोगों के पास है। शेष 110 करोड़ वो हैं जो रोज कुआं खोदकर पानी पीना है। अब आप सोचकर बताइए कि जातिगत जनगणना के प्रस्ताव का क्या होगा। सोचिए और ये कोई खबर नहीं बताएगा, इसलिए जो 90% संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं वो कैसे आपको अधिकार देंगे। अमोल पालेकर का नाम सुना होगा, उन्होंने कहा है कि हिंदी सिनेमा अभी भी जाति के मुद्दे पर विशेष चुप्पी बनाए रखना पसंद करती है। तो हर तरह से आवाज उठ रही है। अब मुसलमानों की बारी है कि ओबीसी आंदोलन को तेज करे, क्योंकि आपके 90% आबादी आज भी ओबीसी कमीशन में आता है, ओबीसी आरक्षण में आता है। और जातीय जनगणना की मांग तेज हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। वैसे लगता नहीं है कि ये जातिवादी मनुवादी करने देंगे। और राजेंद्र प्रसाद सिंह ने आज मंडल साहब को याद किया है। मंडल थ्योरी के जनक बीपी मंडल ने उन छिपे हुए सूक्ष्म धागों की खोज की जिनमें भारत की 3743 जातियां एक सूत्र में बंधी हुई हैं। देश के अतीत में अभी तक यही खोज होती रही है कि कौन कैसे रहेगा, क्या करेगा, एक जाति दूसरी जाति से कैसे भिन्न है। बीपी मंडल की यह खोज सदी की महान खोजों में से एक थी। आज इस महान समाज वैज्ञानिक का जन्मदिन है, नमन। लेकिन ये तमाम खबरें आपको नहीं मिलेंगी। और ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सूरज मंडल जो अपने बीपी मंडल साहब को याद कर रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। इनके वीडियो को जरूर सुना जाए। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर थी, आज बीपी मंडल साहब की जयंती है, देश भर में प्रोग्राम हो रहे हैं। दुखद बड़ी खबर है कि गे लोम्बेट का आज परिनिर्वाण हो गया। और मुसलमानों के लिए बड़ी खबर है कि आप कब तक हिंदू मुस्लिम में लगे रहेंगे। आपको ओबीसी आरक्षण के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जज नहीं बन पाएंगे। सारी कंपनियां बेची जा रही, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इस देश के 90% संसाधन पर 10% लोगों का कब्जा है। अगर आप लाचार, बेबस, डरपोक हैं तो घर में तिल तिल कर मरते रहिए। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी लड़ाई सम्मान से मौत की लड़ाई है। मैं सम्मानजनक मौत चाहता हूं। मैं लिजा अपमानजनक जिंदगी नहीं चाहता हूं। मेरी मौत हो सम्मानजनक तरीके से। और इसलिए मैं इस देश की आबादी के जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जिनका जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन इस देश में आप जो टीवी अखबार देख रहे हैं वो आपके खिलाफ है। वो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद का अड्डा है। कल जब मैंने राहुल से रिजर्वेशन पर सवाल पूछा और एक और सवाल पूछा कि आपको तो मीडिया दिखा नहीं रहा है, तो सारे के सारे 100 से ज्यादा मनुवादी पत्रकार मेरे ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे मैं किसी तीसरे ग्रह से आया हूं। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के हाथ में अब सोशल मीडिया है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आज बीपी मंडल साहब की जयंती भी पता नहीं चलती और गे लोम्बेट का परिनिर्वाण भी पता नहीं चलता। जो कंपनियां बिक रही हैं वो भी नहीं पता चलता। तो इन सब खबरों के लिए आप लगातार नेशनल दस्तक देखिए। और जिस दिन इस देश के बहुजन समाज ने नेशनल दस्तक, दिलीप मंडल, तमाम बहुजन पत्रकारों को 10 करोड़ 20 करोड़ की संख्या में सब्सक्राइब कर लिया, फॉलो कर लिया, मैं कायदे से कह रहा हूं, संविधान भी बचेगा, डेमोक्रेसी भी बचेगी और ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, सम्राट अशोक का देश होगा। सोचिए, अशोका होटल जो सम्राट अशोक के नाम पर था, इस सरकार ने उसको भी बेच दिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।